डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एसएससी के एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को कराएंगे। इन क्वेश्चंस में एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, कहाँ पे एरर्स है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये काफी प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है और ये डिफरेंट टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन होगा। क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखें कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। और यह एक प्रैक्टिस होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माय ब्रदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे दो जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है, हैड एंड हिज, जो एंड से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद यहाँ डूइंग मेन वर्ब आपका एक जगह आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। आज के समय का ये ट्रेंड बन चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखें। अगर देखिए इजे मार के बाद तो आईएनजी आता है, लेकिन हैज हैव हैड के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक जगह यहाँ पे मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब इसके लिए भी लगा हुआ है और इसके लिए भी लगा हुआ है। यही यहाँ पे गलत है। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब होगा कि यही डूइंग आपका यहाँ पे अंडरस्टूड है। और यही कारण है कि चूंकि दोनों के फॉर्म अलग अलग यूज होने हैं, इसलिए डू का फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे हैज के बाद थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसलिए यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म डन हो। इस तरह से आप लोग याद रखें कि यदि दोनों के फॉर्म अगर एक हो तब तो सबसे लास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम उस फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर दोनों के फॉर्म अलग अलग हों तो ऐसी दशा में दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ हम उस वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो उसका थर्ड फॉर्म लग गया, जबकि लगाया नहीं था। और यहाँ इजे मार के साथ आईएनजी तो लगता ही लगता है, वहां तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, he ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him. He ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility। यहां ध्यान दें, टू लगा हुआ है, टू के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, अर्थात यह एक वर्ब है। वर्ब से पहले यहाँ टू लगा हुआ है, यह एक इंफिनिटिव है। अगर कहीं भी इंफिनिटिव लगा हुआ हो, इंफिनिटिव जैसे क्या होता है, जैसे टू गो होगा, टू कम होगा, टू किल होगा, टू रीड होगा, टू स्टडी होगा, इस तरह के शब्दों को हम इंफिनिटिव कहते हैं। और इंफिनिटिव में कभी भी हम स्प्लिट नहीं करते, इंफिनिटिव को तोड़ा नहीं जाता, अर्थात उसके बीच में किसी दूसरे शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पे टू और एक्सेप्ट के बीच में विलिंगली और चेयरफुली आ गया, जो कि रॉन्ग होगा। इनका प्रयोग यहाँ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो ये स्प्लिट इंफिनिटिव का एरर्स हो जाएगा, इसलिए इनका प्रयोग हम एक्सेप्ट के बाद करेंगे, इनको यहां प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स आर सैडली प्रिंटेड। यहां देखें, जैसे कुछ नंबर्स हमारे दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर कहलाता है और एक कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल कहते हैं जिसको ऑर्डर क्रम के लिए हम यूज करते हैं, और कार्डिनल जो संख्या को भेद करते हैं। यहां देखें, जैसे फर्स्ट है, लास्ट है, ये ऑर्डर को, क्रम को, किस क्रम में है। और जबकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब संख्या को डिनोट करते हैं। इनके रखने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहले हम ऑर्डिनल नंबर को रखते हैं, उसके बाद कार्डिनल नंबर को रखते हैं। और जैसा कि हम बोलने में भी दे सकते हैं, जैसे
फर्स्ट 2 चैप्टर्स, फर्स्ट 2 लेसन्स, ऐसे बोला जाता है। लास्ट 2 लेसन्स, लास्ट 2 कॉलम, ऐसे बोलेंगे, इसलिए ये गलत है आपका। यहां पे पहले हम लास्ट का यूज करेंगे और उसके बाद तब 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज एडवाइज टू बी मोर कॉशियस लेस्ट ही रोग अगेन। देखिए, इरर्स को जानने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखते ही समझ में आ जाता है कि इनके बाद क्या होना चाहिए, क्या इरर्स हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें, यहां पे लेस्ट लगा हुआ है, लगा है ना। लेस्ट आते ही समझ में आ गया कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। लेस्ट के बाद आगे आने वाले क्लास में शुड का प्रयोग करते हैं और उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, इज एमआर का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत होगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बी का प्रयोग होगा, शुड बी रोड। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव में नहीं है। अर्थात इसका जो सब्जेक्ट है वह नॉन एक्टिव है और नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट कार्य को नहीं करता है तो ऐसे सब्जेक्ट को हम नॉन एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं और नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। और नॉन एक्टिव वर्ब क्या होता है, इसको जान लें। जब किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले अगर बी वर्ब के कोई भी फॉर्म लगा दिया जाए तो वर्ब नॉन एक्टिव कंडीशन पहुंच जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये रिलेशन होता है कि नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव वर्ब रहेगा और एक्टिव सब्जेक्ट के साथ एक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, I have seen as bad or even worse behavior than this at public rallies. I have seen as bad, यहां देखें, bad एक एडजेक्टिव है और वर्स भी एडजेक्टिव है। अंतर क्या है कि बैड पॉजिटिव डिग्री है और वर्स कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां देन आया हुआ है और पॉजिटिव डिग्री की कंडीशन क्या होती है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है और उनसे कहीं भी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के भाव को व्यक्त किया गया है तो उन्हें एज या सो एज के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे बैड से पहले एज तो लगा है लेकिन बैड के बाद एज नहीं आया है, इस नाते यहाँ पे ये गलत है। बैड के बाद हमें एज लगाना होगा तब ये वाक्य सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द बोर्ड मेंबर्स वाज इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले बताए भी हैं पिछले क्वेश्चन में कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको देखते ही समझ में आ जाता है कि इरर्स कहां हो सकता है। जैसे यहाँ पे एज वेल एज आ गया, एज वेल एज को देखते ही समझ में आ गया कि गलती सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर ही हो सकती है, ज्यादा संभावना इसी पे है। इसके वर्ब को जरा देखें, यहाँ पे बाज लगा हुआ है, एज वेल एज के बाद द बोर्ड मेंबर्स लिखा गया है जो प्लूरल में है और द मैनेज इसके पहले द मैनेजिंग डायरेक्टर है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ वाज के स्थान पे वर्ब का प्रयोग कर देंगे क्योंकि यहाँ बोर्ड मेंबर्स लिखा गया है, वो समझते हैं कि ये प्लूरल नंबर में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग एज वेल एज के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अर्थात एज वेल एज के पहले क्या है, द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आपका सिंगुलर नंबर में है, ये सिंगुलर नंबर में है और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा तो वर्ब भी किस में होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। अर्थात आपका सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई एरर्स नहीं है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, इन फेवर ऑफ के बाद जिरन आना चाहिए और यहाँ पे देखिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है अर्थात जिरन का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ भी सही है। अर्थात इस सेंटेंस में एरर्स नहीं है, नो एरर्स इसमें है।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। द रूलिंग पार्टी, ये रूलिंग पार्टी है, स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, जो रूलिंग पार्टी है बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे आप देखें देयर आया हुआ है, देयर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कभी भी कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन को समझना चाहिए कि प्रोनाउन लगा है किसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देखते हैं कि प्रोनाउन कहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है। एक्चुअली में देयर, किसका देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है? रूलिंग पार्टी का। और रूलिंग पार्टी आपका सिंगुलर नंबर में है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, अर्थात थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का जो प्रोनाउन होता है वह इट, इट्स, इट होता है, अर्थात यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में लेना है, अर्थात इट्स का प्रयोग किया जाएगा। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एज द पार्टी वाज गोइंग ऑन वी नोटिस्ड मिस्टर राकेश फॉल बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। एज द पार्टी गोइंग ऑन, जैसे से पार्टी चल रही थी, वी नोटिस्ड, हमने मिस्टर राकेश को ध्यान दिया कि फॉल बैक इन चेयर, चेयर पे गिर गए, एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, यहां पे ध्यान दें। नोटिस के बाद, वॉच के बाद, अगर वॉच के इन वर्बों के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, वो भी विदाउट टू के। यहां देखें फॉल बैक लिखा गया है और ये एंड से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो कंडीशन आपका इस वर्ग के लिए होगा वही कंडीशन आपका इस वर्ग के लिए भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आईजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे गैस लिखा जाएगा, GASP। इस तरह से हमने इस 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम और इसमें बताएंगे जो शेष बाकी हैं, और इसके लिए आप लोगों का मुझे भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग हमें सहयोग देते रहेंगे और हम आप लोगों के लिए अपने अनुभव के द्वारा इस वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। धन्यवाद।